हेलो बच्चों। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गौर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम लोग समझते हैं कि बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो क्या करना है, आपको सर्च बार में टाइप करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय शैलेंद्र सर, आपको मिल जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो। तो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह एक समान है। कैसा है? एक समान, एक जैसा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम है, मतलब उसकी इंटेंसिटी वो हर जगह कैसी है? सेम। अब अगर बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, कैसे उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारा हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए पहले एक चीज समझो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा Q, तब अगर मैं जैसे ही किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, इट एक्सपीरियंस फोर्स। बच्चों ये जो Q चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी। अगर मान लो यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया बच्चों, तब क्या होगा? तब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज Q इनटू E। इतनी बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी। यहां भी एक बार कंसेप्ट देख लिया कि अगर हम किसी प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मान लो आज का टॉपिक समझ आ जाएगा आपको। तो चलिए अब देखो, मान लो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्लेस किया। क्या रखा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां माइनस Q चार्ज एंड हियर इज प्लस Q चार्ज। ठीक, इस डाइपोल का लेंथ 2L, क्योंकि यहां पे इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ डाइपोल, राइट। अच्छा ये डाइपोल है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बनाता है। क्लियर? अच्छा अब बात समझो। अब जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया बच्चों, ये पॉजिटिव जो पॉइंट है, पॉजिटिव जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज QE। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला है ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना? Q इनटू E। बात क्लियर हुआ? मतलब इस बात को हम लिख लेते हैं, बात समझो। प्लस Q चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F बराबर Q इंटू E। कहां पे? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर हुआ? अब बात करें नेगेटिव चार्ज की। इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बच्चों ये भी F बराबर QE फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन किस तरफ? इन डायरेक्शन अपोजिट टू E, इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ E, E की अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर है? अब अगर बच्चों एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहे हैं तो क्या होगा? दे विल कैंसिल ईच अदर। तब नेट फोर्स की अगर बात करें बच्चों, नेट फोर्स देखो, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तब नेट फोर्स बच्चों यहां कितना हो जाएगा? F नेट इट इज 0। मतलब इस बात को आपको याद रखना है कि अगर हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, रिमेंबर दैट, कैसे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स शुड बी 0। वो 0 होगा हमेशा। ये कैसा होगा? ऑलवेज। ये हमेशा है बच्चों, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, मतलब वहां लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, कंफर्म है। तब अगर लगने वाला नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि इसके पास कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, मतलब ना ये कोई लीनियर मोशन करेगा ना ही कोई ट्रांसलेशन मोशन करेगा, मतलब ना तो ये ऐसे घूम सकता है और ना ये ऐसे घूम सकता है, मतलब डू नॉट हैव एनी ट्रांसलेशन मोशन, इसके पास कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं। तब क्या होगा? अच्छा अब देखो इसे डाइपोल पे बच्चों, एक ही डाइपोल पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट पे। बच्चों ये क्या कपल ऑफ फोर्स नहीं बना रहे हैं? और हमेशा बच्चों जब कपल ऑफ फोर्स बनता है तो वहां टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। मतलब टू इक्वल एंड opposite force acting on a dipole at different points, so they create a torque. They create torque. राइट बच्चों, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? टॉर्क बनाएंगे। अब यहां टॉर्क कितना होगा? सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये होगा टॉर्क। मतलब कोई सा भी एक फोर्स, आइदर वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब बच्चों बात करें यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? देखो एक फोर्स यहां पे काम कर रहा है इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज वुड बी बी, मैंने बी नाम दिया, और ये पॉइंट है ए। एक फोर्स ए पॉइंट पे काम कर रहा है, दूसरा फोर्स बी पॉइंट पे काम कर रहा है। तो बच्चों इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये होगा परपेंडिकुलर, राइट? दिस पॉइंट इज सी। तो अगर ये हमारे पास ए बी, बी सी और ये ए सी, तो अगर बच्चों हम यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो साइन थीटा अगर मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और हमें क्या चाहिए? बी सी, क्योंकि BC क्या है? BC इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो BC इज इक्वल्स टू बच्चों AB की वैल्यू कितनी है? 2l, सो इट इज 2l sin थीटा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्लियर? अब हम टॉर्क की बात करें। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स। बच्चों फोर्स कितना है यहाँ पे? Q इंटू E, सो Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज 2l sin थीटा। क्लियर हुआ? अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप? देखो E इंटू 2QL इंटू साइन थीटा। बच्चों 2QL, ध्यान दो जरा 2QL पे, ये हमने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है ये? डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो बच्चों टाउ इज इक्वल्स टू P, 2QL को P लिखा इंटू E इंटू साइन थीटा। मतलब यहां पे P इज इक्वल टू क्या है? 2QL। इतनी बात क्लियर हुई? सो टॉर्क कितना आ गया बच्चों यहां पे? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बात क्लियर हुआ? अच्छा तो जो यहां पे जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन, देखो थीटा किसके बीच में एंगल है? बच्चों ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो एंगल किसके बीच में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E के बीच में। सो P एंड E के बीच में कहानी चल रही। अगर बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा? ये वेक्टर फॉर्म। बच्चों टॉर्क क्या है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म। सो टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों साइन थीटा है, साइन थीटा देखो याद करो जरा वेक्टर में जाके, साइन थीटा किसके बीच आता है? जहां पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, डॉट यूज होता तो कॉस थीटा, तो क्रॉस आएगा किस किसके बीच में? P क्रॉस E, P क्रॉस E। बच्चों E क्रॉस P मत करना, नहीं तो डायरेक्शन का दिक्कत हो जाएगा। P क्रॉस E, सो टॉर्क इज P क्रॉस E। क्लियर हुआ? अच्छा अब टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें। बच्चों ये टाउ जो है, टाउ इट इज परपेंडिकुलर टू
P एंड E बोथ, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो P के भी परपेंडिकुलर होगी और E के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब टॉर्क परपेंडिकुलर होगा E के भी, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा P के भी। क्लियर है? और बच्चों यहां पे P और E ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? ये भी तो परपेंडिकुलर हैं। बात क्लियर हुआ? कहानी क्लियर है? इतना नोट करो, फिर कंडीशन की बात करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की और इसकी स्टेबिलिटी की। हो गया? चलिए अब देखो टॉर्क करता क्या है, या मैं बोलूं कि जब हम लोग किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क क्यों काम करता है, आप बात समझो। मतलब ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट? यहां पे मैंने टॉर्क को रखा, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। आगे अब देखो इस तरफ फोर्स लगा F इज इक्वल टू क्यू ई, इस तरफ भी फोर्स लगा F इज इक्वल टू क्यू ई। मतलब ये जो फोर्स है F और ये जो फोर्स है ये दोनों टॉर्क बना रहे हैं। और टॉर्क क्या कर रहा है? तो जो इस डायपोल को इस तरफ क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये टॉर्क अगर डायपोल रखा है, ये डायपोल रखा है, इस पर जो टॉर्क लगेगा फिर इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो डायपोल रखा है ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, ये ऐसे करके घूमने की कोशिश करेगा। ये कौन कर रहा है? इस तरफ घुमाने की कोशिश, इस तरफ से घुमाने की कोशिश कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक बात मुझे समझ आ गई यहां से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन a dipole in own direction, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? किसी भी डायपोल को अपनी ही डायरेक्शन में, किसी भी डायपोल को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। बात क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट स्पेशल केस, जो यहां से क्वेश्चन आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब जो टॉर्क वाला कंसेप्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। और 2020 में भी एक क्वेश्चन एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में है, वो स्पेशल पॉइंट से। तो गौर करना है स्पेशल पॉइंट। देखो फर्स्ट स्पेशल पॉइंट है, फर्स्ट क्या है? व्हेन p वेक्टर दैट इज डायपोल मोमेंट अलोंग e वेक्टर। बात को समझो कि अगर p वेक्टर डायपोल मोमेंट दैट इज e के अलोंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, और जो हमारा डायपोल मोमेंट है मतलब डायपोल है वो भी ऐसे करके रखा हुआ है। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। डायपोल भी ऐसे करके रखा हुआ है, मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, दोनों आपस में कैसे हैं? एक तरफ अलोंग है, राइट? एक ही डायरेक्शन में है। तब उस केस में इसका थीटा कितना हुआ? एंगल इट शुड बी 0। अगर एंगल 0 है तो टॉर्क कितना होगा बच्चों? इट इज PE sin 0 डिग्री, और sin 0 कितना होता है? 0। सो टॉर्क इज 0। मतलब इस वाले केस में इसका टॉर्क 0 हो सकता है, राइट? और ये कितना है? न्यूटन। कैसा है? नहीं। अच्छा बच्चों एक चीज और समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चाहता है कि जो डायपोल है वो अपनी डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि जो डायपोल है वो मेरी डायरेक्शन में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां पे किसी भी डायपोल पे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर फोर्स तो 0 है ही है, टॉर्क भी 0 हो गया। फोर्स तो 0 है ही, टॉर्क भी 0 है। बच्चों यहां पर फोर्स कितना है? 0। टॉर्क भी 0 हो गया, फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है? सॉरी, ये कैसा है? इक्विलिब्रियम में नहीं है बच्चों, राइट? इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है बच्चों? इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना? ना सर, 11th क्लास की बात है, मत क्या करो, दिल टूट जाता है। यार इक्विलिब्रियम 3 टाइप का है, कितना कितना? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है क्योंकि फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो है। लेकिन ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस पोजीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब? जब थीटा शुड बी जीरो। स्टेबल कैसे बच्चों? स्टेबल ऐसे कि अगर मान लो ये जो टॉर्क, ये जो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है बच्चों, इसका फोर्स इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे अभी डायपोल ऐसे रखा हुआ है। मान लो इस डायपोल को मैंने थोड़ा सा इसकी पोजीशन से चेंज कर दिया, सम एंगल, कुछ एंगल पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, तब क्या होगा बच्चों? यहां एक फोर्स आएगा, यहां एक फोर्स आएगा, मतलब ये फिर से अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर से अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो वाला इक्विलिब्रियम है जब डायपोल अपनी फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, मतलब रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है? ये अपनी पोजीशन में वापस आ जा रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? चलिए सेकंड केस देखो। सेकंड केस देखो, अगर मैं इसको एंटी पैरेलल कर दूं, मतलब व्हेन P अपोजिट टू E, अपोजिट लिखो या फिर एंटी पैरेलल लिखो। कैसा लिखो? एंटी पैरेलल। अगर ये बच्चों एंटी पैरेलल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है, इस तरफ माइनस क्यू, इस तरफ प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो P की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। E इस तरफ है और P इस तरफ है, एंटी पैरेलल है बच्चों। लेकिन इस केस में एंगल कितना? 180। एंगल कितना होगा? 180। अगर एंगल 180 है तो टाउ इट इज PE साइन 180, और बच्चों साइन 180 जीरो, सो टाउ इज इक्वल्स टू, मतलब इस केस में भी जो टाउ है वो मिनिमम है। अगर आपसे पूछता है कि टॉर्क मिनिमम कहां पे होगा, तो एक तो 0 डिग्री पे और एक 180 पे, दोनों में कैसा है? मिनिमम। लेकिन बच्चों ये कंडीशन कैसी है? ये भी देखो टाउ 0 है, यहां पर फोर्स भी कैसा है? नेट फोर्स भी 0 है, मतलब ये कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम की नहीं है? बिल्कुल है। इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, इट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम। लेकिन 0 डिग्री पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब 180 डिग्री पे बच्चों ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैंने आपको बताया था कि स्टेबल जो इक्विलिब्रियम है वो 3 टाइप के, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। तो यहां पे तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा था, अगर मैंने ये डिस्प्लेस किया यहां से थोड़ा सा कुछ डिग्री तो ये वापस आ गया था। लेकिन क्या यहां पे ऐसा हो सकता है? सोचो जरा, क्या यहां पे ऐसा होगा? सोचो जरा, सोचो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, राइट? इस डायपोल को मैंने उठा के ऐसा रख दिया, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस कर दिया, तो क्या होगा बच्चों? इस प्लस पे इस तरफ फोर्स आएगा Fe, F बराबर QE, और इस पे इस तरफ फोर्स आएगा F बराबर QE। मतलब ये जो डायपोल है ये पुचक से ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा नहीं, मतलब क्या ये वापस ऐसे आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे टॉर्क काम कर रहा है, राइट? जैसे ही मैंने इसको उठा के यहां से इसको उठा के ऐसे किया, ये पुचक से ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। जब पोजीशन में वापस नहीं आएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं होने से रहा। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा बच्चों? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन रिमेंबर दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोर्ड एग्जाम में। अनस्टेबल 180 डिग्री, स्टेबल 0 डिग्री। बात समझ आ गई कैसे है? नोट करो। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। हो गया थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो बच्चों, थर्ड क्या है? When dipole moment is perpendicular to E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है और डायपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इसका पी का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ, दिस इज पी। दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल, सॉरी कैसे हैं? परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
बच्चों जब थीटा 90 डिग्री है तब टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 और साइन 90 कितना 1, सो टाउ इज इक्वल टू पी इंटू, दिस इज द मैक्सिमम। इस केस में कैसा है टॉर्क मैक्सिमम। बच्चों क्वेश्चन पूछता है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया हुआ है, अभी फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं उनमें आया हुआ है। मतलब वहां पूछा था कि बच्चों किस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगा, मतलब P और E के बीच में कौन सा एंगल है जिस पर टॉर्क मैक्सिमम है। सो 90 डिग्री। कितना बच्चों 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में आपका आया हुआ है। बात क्लियर हुआ? ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अभी हमने क्या बात की कि डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। अगर हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो वहां पर फोर्स का फॉर्मूला देखा, दैट इज नेट फोर्स 0 था, हर कंडीशन में 0। टॉर्क का फॉर्मूला देखा, कुछ स्पेशल कंडीशन में देखी कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है, कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कहां पे अनस्टेबल है। अब बात करते हैं कि अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तब क्या होगा। तो देखो समझो बच्चों, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी बात, ये जो इस तरफ है ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। कैसा है इंक्रीजिंग। बच्चों यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ कैसा है इंक्रीजिंग। अच्छा अगर मैंने डाइपोल को यहां प्लेस किया, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, तो बच्चों इस पर इस तरफ एक फोर्स आएगा F बराबर क्यू E1, दिस इज F1, एक इस तरफ रहेगा F2 इज इक्वल टू क्यू E2। बच्चों E1 E2 क्यों आया? क्योंकि यहां पे फील्ड कुछ और है, यहां पे फील्ड की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा तो नहीं है। अब अगर ये इस तरफ इंक्रीजिंग है तो ये वाला फील्ड ज्यादा होगा, मतलब E1 इज ग्रेटर देन होगा E2 से। बात क्लियर है? तब बच्चों अगर यहां नेट फोर्स बनाया हम, नेट फोर्स, कहानी को समझो, नेट फोर्स क्या होगा F नेट, दैट इज F1 ज्यादा है माइनस F2। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो F1 माइनस F2, दैट इज Q E1 माइनस E2। ये हमारा आ गया यहाँ पे नेट फोर्स। इतनी कहानी कर रही, मतलब एक बात तो समझ आ गई बच्चों, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पे डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कैसा है इट इज नॉन जीरो, मतलब F नेट ये कैसा है बच्चों नॉन जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0 तो नहीं। बात क्लियर है? अच्छा बच्चों टॉर्क, तो यहां पे कुछ ना कुछ टॉर्क भी होगा, यहां पे कुछ ना कुछ, क्योंकि फोर्स ही 0 नहीं है तो टॉर्क 0 कैसे हो जाएगा। पहली बात, अगर फोर्स 0 होता तब हम टॉर्क के बारे में सोच सकते थे, लेकिन बच्चों टॉर्क यहां पे 0 नहीं है। इतनी बात क्लियर है? क्या टॉर्क यहां पे 0 नहीं है? अगर फोर्स भी 0 नहीं है, टॉर्क भी 0 नहीं है, तो बच्चों इसके पास मोशन कैसा होगा कंबाइंड, कौन सा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों कंबाइंड मोशन इसके पास होगी। बात क्लियर है? अब कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करें। फर्स्ट, अगर मान लो बच्चों मैंने क्या किया, व्हेन डाइपोल मोमेंट दैट इज P, इसको पैरेलल कर दिया E के। कैसे कर दिया? E के पैरेलल। अब जो E है वो इस तरफ है बच्चों, E इस तरफ कैसा है इंक्रीजिंग है, राइट इंक्रीजिंग है। अब डाइपोल को हमने कैसे कर दिया इसके पैरेलल, इट इज प्लस क्यू इट इज माइनस क्यू, तो P की डायरेक्शन किधर है इस तरफ, दोनों कैसे आपस में पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो बच्चों नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, देखो इस प्लस क्यू चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा F1, इस माइनस क्यू चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा F2। लेकिन अब समझो इस तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डाइपोल है, यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है और यहां पे माइनस क्यू है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बच्चों, तो E1 ज्यादा है E2 से, तो यहां पे फील्ड फोर्स ज्यादा होगा और यहां पे फोर्स कम है, मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। तो बच्चों जो नेट फोर्स है F नेट इसकी डायरेक्शन कहां है, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ E। बच्चों E की डायरेक्शन जरा इंक्रीजिंग हो रही है, तो F नेट की जो डायरेक्शन है
डायरेक्शन in the direction of increasing E. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इस डायपोल पर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो बच्चों ये डायपोल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ E इंक्रीजिंग। बात क्लियर है? मतलब इट हैज लीनियर मोशन किस डायरेक्शन में? इंक्रीजिंग E की डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर हम टॉर्क की बात करें, किसकी? टॉर्क, टाउ। तो बच्चों देखो ये दोनों फोर्स कैसे हैं? एक ही लाइन में है, एंगल तो जीरो है। जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो बच्चों यहाँ टॉर्क कैसा होगा? यहाँ पे टॉर्क होगा जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है। जब फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं तो वहां पर लगने वाला टॉर्क जीरो डिग्री। क्लियर है? कितना होगा? जीरो। तो टॉर्क तो यहाँ पे जीरो है लेकिन फोर्स यहाँ पे नॉन जीरो है। आज समझ आई? अब देखो सेकंड केस, इसी का सेकंड केस बात करो बच्चों। यही आपका एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड वाला पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में आया है। सेकंड पॉइंट बच्चों, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, अगर P जो है वो एंटी पैरेलल है इसके E के, राइट? मतलब E इस तरफ है और ये E कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये E इस तरफ है लेकिन कैसा है? इस तरफ इंक्रीजिंग, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? अगर ये इस तरफ इंक्रीजिंग है और मैंने डायपोल को प्लेस किया बच्चों कैसा? एंटी पैरेलल, मतलब जो P की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। तो बच्चों अब यहां पे देखो ये डायपोल है, यहां है माइनस क्यू और यहां है प्लस क्यू। बच्चों डायपोल पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू पे, अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द पॉइंट F1, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F2। लेकिन बच्चों यहां पे F1 ज्यादा होगा F2 से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट पॉइंट का ज्यादा है सेकंड वाले से, क्योंकि इस तरफ इंक्रीजिंग कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ज्यादा, मतलब E1 ग्रेटर देन E2। इसी वजह से F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? F1 की डायरेक्शन में। अब F1 की डायरेक्शन कैसी है? इट इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग E, मतलब हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। तो जो नेट फोर्स कितना होगा? कितना? Q इंटू E1 माइनस E2। इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन पूछता है इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इंक्रीजिंग E या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग E, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ डिक्रीज कर रहा होगा, इस तरफ इंक्रीज है तो इस तरफ डिक्रीज होगा। अच्छा बच्चों, अगर ये डिक्रीज E है इस तरफ, तब भी इसका मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन। ये मोशन करेगा, किस तरफ मोशन करेगा? जिस तरफ फोर्स लगा रहा है, इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ E में। अच्छा, यहां पे टॉर्क अगेन जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स टॉर्क ये कैसे हैं? आपस में एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है। लाइन ऑफ एक्शन में है तो टॉर्क जीरो। मतलब यहां पे एंगल कैसा है? 180। एंगल 180 है तो फिर से जीरो। यहां पे एंगल कैसा है? जीरो, तभी टॉर्क जीरो। मतलब इन दोनों केसेस में टॉर्क तो जीरो है। बात क्लियर है? नोट करो, फिर आते हैं कंक्लूजन में। हो गया? चलिए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन की, कि ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या आया। इसकी बात करते हैं कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन करें, कंक्लूजन की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म दोनों की बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म की, हमने जो अपने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और मैं दूसरी बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म की, है ना, जब हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो बच्चों सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं नेट फोर्स की, कि यहां पे जो नेट फोर्स है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब वहां पे नेट फोर्स कितना होगा? तो बच्चों ये तो हमेशा जीरो होगा। कैसा होगा? ऑलवेज। ऑलवेज कैसा होगा? जीरो। अब बात करते हैं टॉर्क की, नेट टॉर्क। तो ये कितना होगा? इट इज PE sin थीटा, राइट?
या वेक्टर फॉर्म में दिखाया तो क्या होगा, P क्रॉस E, मतलब जो टाउ की डायरेक्शंस थी वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E, डायरेक्शन ऑफ टाउ। अच्छा बच्चों यूनिट की बात करें, टॉर्क के यूनिट की बात करूं, टॉर्क के यूनिट की। अच्छा जो P की जो डायरेक्शन, P की जो यूनिट थी वो कितनी थी, P क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL, कूलम इंटू मीटर, राइट। सो P का बच्चों यूनिट क्या था, कूलम इंटू मीटर, इंटू बच्चों E इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ये कितना हो गया, इट इज न्यूटन इंटू मीटर, कितना आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। बात क्लियर है। अच्छा अब बात करें बच्चों ये जीरो है कि नहीं है, मतलब ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी थी, मतलब मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब टॉर्क जीरो कहां पे था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, इन दोनों कंडीशन पे टॉर्क की वैल्यू कैसी थी, जीरो, जो कि मिनिमम थी, राइट। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 था तब टॉर्क कितना था, दैट इज PE, जो कि कैसा था, मैक्सिमम। बात क्लियर है। जब ये थीटा इज इक्वल टू 0 था तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा इज इक्वल टू 180 है तब ये कैसा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पूरी कहानी हुई। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, तो बच्चों यहां नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, राइट। हाँ वो अलग बात है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए तब जीरो हो सकता है, लेकिन वैसे नॉन जीरो रहेगा। बात क्लियर, कैसा रहेगा, नॉन जीरो। अच्छा टॉर्क की बात करें तो बच्चों नेट टॉर्क, अच्छा नॉट टॉर्क जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। कुछ देखा था हमने कंडीशन में, 0 और 180 कैसा था, जीरो था, तो टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। बात क्लियर है, इतनी सी बात है। बच्चों नेक्स्ट एक आसान सा सवाल कर लेते हैं, बहुत आसान है, आप भी ट्राई करो। देखिए an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर। बच्चों डाइपोल मोमेंट हमें P की वैल्यू गिवन है 4 into 10 की पावर minus 9 कूलम into मीटर, दिस इज अ कूलम into मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, तो जो थीटा इट इज 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें थीटा गिवन है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों गिवन है 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क पूछ रहा है, कुछ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वो जो थीटा क्या है P और E के बीच में, दिस इज P एंड दिस इज E, ये हमें कितना है 30 डिग्री, सो टाउ इज इक्वल टू P कितना है 4 into 10 की पावर minus 9 into E कितना है बच्चों 5 into 10 की पावर 4 into sin 30, 4 5 से 20 into 10 की पावर minus 5 into 1/2, it is 10 times, so 10 into 10 की पावर minus 5, so it is 10 to the power minus 4 न्यूटन into मीटर। क्लियर है, चलिए